बीबीसी दुनिया में आज देखिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तकरार। Today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन को पहले ही कर लेना चाहिए था रूस से समझौता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा गलत जानकारियों से घिरे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। क्या सैनिक भेजकर यूक्रेन में शांति ला पाएंगे यूरोपीय देश? इसकी भी करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस पर हमला, एक बार फिर बंदूकधारियों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों की हत्या की। जानेंगे कौन है हमले के पीछे, क्या है मकसद? हमास ने दिया इजराइल के सारे बंधकों को एक साथ छोड़ने का ऑफर, साथ ही रखी एक शर्त भी। दिखाएंगे क्या है हमास की नई पेशकश। अमेरिका का खर्च घटाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का दुनिया भर के कई देशों में HIV और एड्स से जूझ रहे लोगों पर पड़ने लगा असर। दिखाएंगे नाइजीरिया से स्पेशल रिपोर्ट। और ले चलेंगे एक ऐसी मस्जिद में जहां महिलाओं की मुश्किलों का मिल सकता है समाधान। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। कल सऊदी अरब में यूक्रेन जंग रोकने पर पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत जानकारी के जाल में है। दरअसल कल की बैठक के बाद ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर जंग को शुरू करने का आरोप लगाया। Today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को देश के बस 4% लोगों का समर्थन है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसका ऐसे जवाब दिया। हमें रूस से कई सारी भ्रामक जानकारियां मिलती रही हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि रूस और अमेरिका इन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनकी हम काफी इज्जत करते हैं, वो दुष्प्रचार के बीच घिरे हुए हैं। और कल ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुलाकात की, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया था। इस बैठक में अमेरिका और रूस ने इस बात पर सहमति जताई कि यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए दोनों देश टीम्स बनाएंगे और वो आगे बातचीत जारी रखेंगे। उनके बीच होने वाली इस बातचीत में फिलहाल यूक्रेन और यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि उनके देश को बातचीत में शामिल किए बिना मसले का हल नहीं निकलेगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि इसी महीने के आखिर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वो ट्रंप से मिलने की इच्छा रखते हैं। और अगर यूक्रेन में संघर्ष विराम हो गया तो उस दौरान वहां सुरक्षित और शांत माहौल रहे, इसे सुनिश्चित कौन करेगा? इसी की चर्चा यूरोपीय देश के नेता कर रहे हैं। ब्रितानी PM कीयर स्टारमर ने कहा है कि वो ब्रितानी सैनिकों को इसके लिए यूक्रेन भेजेंगे। बीबीसी के डिफेंस संवाददाता जॉनथन बील रोमानिया में अभ्यास कर रहे ब्रितानी सैनिकों के साथ मौजूद हैं। यहां से यूक्रेन की सीमा ज्यादा दूर नहीं है, जहां जरूरत पड़ने पर उन्हें भेजा जा सकता है। ये सैनिक जानते हैं कि इन्हें खतरनाक इलाके में भेजा जा सकता है। ब्रिटेन के ये सैनिक नेटो के अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ रोमानिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। यूक्रेन की सीमा यहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यहां ये सैनिक सीख रहे हैं कि कैसे गड्ढों से होते हुए मोर्चा संभालना है, पर ये सैनिक ये भी जानते हैं कि यूक्रेन में शांति समझौता कायम करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा सकता है। ये टुकड़ी पूरी तरह तैयार है। ब्रिटेन में मौजूद मेरी दूसरी ब्रिगेड भी बिल्कुल तैयार है, लेकिन कितने सैनिकों को जाना है, इसका फैसला ब्रितानी PM और रक्षा मंत्री करेंगे। क्या आप खुद ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि ब्रिटेन संघर्ष विराम की कोशिशों में मदद करेगा। From training in trenches in Romania. कीयर स्टारमर ने कहा है कि शांति के लिए जरूरी हुआ तो वो अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकते हैं, यानी यहाँ रोमानिया में ट्रेनिंग के बाद इन्हें यूक्रेन भी जाना पड़ सकता है। Necessary to secure peace in Ukraine. But the question is, पर जज्बे के अलावा क्या ब्रिटेन और यूरोप के पास उतने सैनिक हैं? but the numbers too. इस साल ये नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें यूरोप के 8 देशों के 10,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए जितने सैनिक चाहिए ये उसके महज 10% हैं। नेटो का सबसे ताकतवर मिलिट्री पार्टनर अमेरिका इस अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहा और ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके सैनिक यूक्रेन की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। इससे नेटो के सहयोगी चिंतित हैं। In the end, it is only the US अमेरिका ही वो देश है जो रूस को दोबारा हमला करने से रोक सकता है। to Putin. ब्रितानी सेना ने आखिरी बार अफगानिस्तान में मोर्चा संभाला था। तब सैनिकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी और संसाधनों को लेकर काफी दबाव था। लेकिन अब सैनिकों की संख्या 70,000 है। अगर जंग के लिए बुलावा आता है तो इससे ब्रिटेन में नए सैनिकों की भर्ती से जुड़ी परेशानियों का हल निकालने में मदद मिल सकती है। You wouldn't worry about going to Ukraine? आपको यूक्रेन जाने में डर नहीं लगेगा? No, I think I'd be okay. नहीं, मुझे लगता है मैं ठीक रहूंगा क्योंकि आप एक मकसद से सेना ज्वाइन करते हैं और यहाँ हर कोई काफी कॉन्फिडेंट है। People here, everyone's more confident. यूक्रेन जंग की वजह से अब यूरोप के बाकी देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी रकम खर्च करने का दबाव बन गया है और यूक्रेन की मदद के लिए भी उन्हें अच्छे खासे पैसे खर्च करने होंगे। बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील की रिपोर्ट। और अब बात भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां के बलूचिस्तान प्रांत में बीते रोज पंजाब प्रांत से संबंध रखने वाले 7 बस यात्रियों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में हमने जानना चाहा पाकिस्तान में मौजूद बीबीसी संवाददाता उमर दराज नांगियाना से। पिछले जो साल गुजरा है 2024 उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अटैक्स हुए हैं इस किस्म के, और अब इस साल में अब तक 2 माह के अंदर ही कुछ अटैक्स हो चुके हैं इस तरह के। और ये एक अटैक जो है तकरीबन 3 या 4 माह के बाद हुआ है। जो वो वाला अटैक हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसमें तकरीबन 23 के करीब लोग जो है उनको इसी तरह इस मॉडस ऑपरेंडाई के जरिए मारा गया था। जो बलूचिस्तान के अंदर वैसे भी जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, और फिर इस किस्म के जो इवेंट्स हैं जिनमें कि ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनमें भी काफ़ी इजाफा हम देख रहे हैं। जी उमर, जब पिछला हमला हुआ था इस तरह का तब आप गए भी थे उस साइट पर जहां पर यह हमला हुआ था, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? लोग क्या कह रहे हैं और सुरक्षा बलों ने क्या जानकारी दी? बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर उनको ये खतरा था कि अगर दोबारा इस तरह का हुआ तो क्या होगा। आपके पास अगर आईडी कार्ड है पंजाब का तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थे। उस जगह पे एक और जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि बिकॉज उसकी टेरेन इस किस्म की है कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू द कॉन्वॉयज जो कि इस तरह ट्रेवल कर रहे होते हैं वो प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। पिछले हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इस बार अभी तक फिलहाल किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर टारगेट कर रही है पंजाब के लोगों को तो एक ब्रॉडर मकसद क्या है उसका? जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की है पाकिस्तान ने, वो बहुत सी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में पिछले कुछ अर्से में कर रहे हैं। जब पिछला अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की थी और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने सिविलियंस को नहीं टारगेट किया। वो ये कह रहे थे कि जी ये लोग जिनको उन्होंने टारगेट किया है ये सादा कपड़ों के अंदर सिविलियंस फौज के लोग थे। इन क्लेम्स को गवर्नमेंट जो है वो डिनाई भी करती है, और वहाँ पे जो हमारे कुछ लोगों से बात हुई लोकल, उनमें भी लोगों का ये कहना था कि सारे लोग जो टारगेट किए गए उनमें वो नहीं थे, आर्मी के लोग नहीं थे, उनमें सिविलियंस भी थे। उमर, अब इसके साथ पाकिस्तान का एक और कंसर्न है, चिंता है उनको, क्योंकि चीन के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर हैं, प्रोजेक्ट्स वहाँ आसपास चल रहे हैं जहाँ ये हमले हुए। पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी भी थी कि जो चीनी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन पर भी हमला हुआ। ऐसे में चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए और उनके रिश्तों के लिए ये कितने फिक्र की बात है? इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा ऐसे चीनी इंटरेस्ट जो हैं वो शायद नहीं थे। जो है वहाँ पे उनकी एक अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पैराडाइम है जिसको वो फॉलो करते हैं या गवर्नमेंट फॉलो करती है। ये जो पर्टिकुलर अटैक्स हैं इनसे शायद उनको इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो, लेकिन ये जो पंजाब के लोग हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी है क्योंकि वो इन रास्तों के ऊपर ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं फॉर बिजनेसेस, अपने आने जाने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए, लोगों से मिलने मिलाने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत परेशानी की बात है अगर इस किस्म के अटैक्स में वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हमास के पास अब जितने भी इजरायली बंधक बचे हैं, हमास उन सबको एक साथ रिहा करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये कि इजरायली सेना को गजा से पूरी तरह हटना होगा।
दरअसल हमास ने सीज फायर के पहले चरण में हर हफ्ते कुछ बंधक रिहा किए। दूसरे चरण में 60 से ज़्यादा बंधकों की रिहाई होनी है। अब उसने ये नया ऑफर दिया है। पहले चरण में जिन बंधकों की रिहाई हुई थी उनकी खराब हालत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जताई थी। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए हमास ने ये पेशकश की है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के मिडिल ईस्ट एडिटर सेबेस्टियन अशर। It's setting out, I guess, the parameters of what Hamas is expecting and trying to negotiate. इससे पता चल रहा है कि हमास सीज फायर के दूसरे चरण में किस तरह की सौदेबाजी करना चाह रहा है। सीज फायर के दूसरे चरण पर बातचीत 2 हफ्ते पहले शुरू होनी थी, मगर ये अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इस्राएली सरकार और वहां के विदेश मंत्री ने 1-2 दिन पहले कहा था कि इसी हफ्ते बातचीत शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमास ने इस्राएल से ऐसे संकेत मिलने के बाद ऐसा रुख अपनाया है। पहले चरण की सफलता के बाद भी हमास थोड़ा उत्साहित हुआ है। हमास ने कहा है कि शनिवार को भी वो 3 के बजाय 6 बंधकों को रिहा करेगा। वो संदेश दे रहा है कि हम सीज फायर की शर्तों का पालन करने की इच्छा रखते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। To live up to the conditions of a ceasefire and to continue with it. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। उन्होंने बाकी देशों में अमेरिका की ओर से किया जाने वाला खर्च घटाने की तैयारी की और इसके तहत सामाजिक कार्य करने वाली एजेंसी USAID पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। उन्होंने WHO से भी अमेरिका को अलग कर लिया। इस तरह के फैसलों का असर सहारा रेगिस्तान के नीचे की ओर बसे कई अफ्रीकी देशों पर पड़ रहा है। इन देशों में बड़ी संख्या में लोग HIV और एड्स से जूझ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता केची ओगबोना ने नाइजीरिया में कुछ HIV पेशेंट से बात की। देखिए लागोस से उनकी ये रिपोर्ट। नाइजीरिया जैसी जगहों पर हेल्थ केयर से जुड़े कई लोग पिछले 3 हफ्तों से फिक्रमंद है। वजह है USAID का रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश। यहाँ लागोस में लोगों पर इसका असर भी होने लगा है, खासकर उन लोगों पर जो HIV और एड्स के इलाज के लिए अमेरिकी फंडिंग के सहारे हैं। हम इनकी पहचान छिपा रहे हैं क्योंकि उन्हें निशाना बनाए जाने का डर है। ऐसा लग रहा है कि मैं मरने लगी हूँ। मुझे फिक्र है क्योंकि मैं HIV ड्रग्स के सहारे ही जिंदा हूँ। एड्स से राहत के लिए 2003 में शुरू हुई आपातकालीन योजना पेप्फार के जरिए अब तक नाइजीरिया को लगभग $8 अरब भेजे गए हैं। HIV की दवा बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बीमार रहती थी, थकान होती थी, पर दवा लेने के बाद ठीक महसूस होता है। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में करीब 20 लाख लोग HIV एड्स के साथ जी रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को उस मुफ्त की जांच और इलाज का सहारा है जिसके लिए ज्यादातर फंड यूरोप और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डोनर और सहयोगियों से आता है। इसी से यहाँ के हेल्थ केयर सेक्टर को मदद मिलती है। ये 15 साल से HIV के साथ जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका वायरल लोड 0 है, यानी कि जांच में उसका पता नहीं लगाया जा सकता और ना वो फैल सकता है। 0 लेवल पर आप ठीक होते हैं, लेकिन ये 800 या 900 हो गया तो फिर आगे क्या होगा? बीते हफ्ते नाइजीरिया की सरकार ने HIV से जूझ रहे लोगों के लिए 1,50,000 HIV ट्रीटमेंट पैक खरीदने के लिए $30 लाख का बजट मंजूर किया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी इसे नाकाफी बताते हैं। पीड़ितों की तादाद देखिए, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। अकेले ARV यानी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की कीमत ही 15,000 से 30,000 तक जाती है। तो मुझे आप बस उसका 1% दे रहे हैं। बाकी इन्फेक्शंस के इलाज का क्या? मार्च के आखिर तक नाइजीरिया के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों के सैलाब के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो कह चुके हैं कि हो सकता है ये मदद जारी रखी जाए, लेकिन इसके भविष्य पर सवाल बरकरार है। अमेरिका का ये कदम अफ्रीकी देशों के लिए संकेत है कि उन्हें विदेशी मदद पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि जब मामला जान बचाने वाली दवाओं का हो तब समाधान तुरंत नहीं मिल सकता। बीबीसी संवाददाता केची ओगबोना की रिपोर्ट।
और ख़बर ब्रिटेन से, जहां ज़्यादातर मस्जिदें ना केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक कार्य भी करती हैं। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं जाते बल्कि यहां अपनापन भी मिलता है। यहां आने वाले लोग आपस में बात करते हैं और अपनी मुश्किलों के लिए एक दूसरे की मदद भी लेते हैं। BBC संवाददाता आलिया नाज़गी लंदन की एक ऐसी मस्जिद में गई जो महिलाओं के लिए मददगार बन रही है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। आप आखिरी बार मस्जिद कब गए थे? जुमे की नमाज पढ़ने, या शायद आप बाकायदगी से फजर और इशा के लिए जाते हो? अभी नमाज का वक्त तो नहीं है, पर मैं भी बस मस्जिद की तरफ ही निकल रही हूँ। एक सेशन अटेंड करने जा रही हूँ मेनोपॉज पर। चलें? इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हम मस्जिद अक्सर सिर्फ नमाज पढ़ने ही जाते हैं। साथ साथ कुछ मस्जिदों में मदरसे भी होते हैं, यानी मस्जिदें एक एक्सक्लूसिवली रिलीजियस या मजहबी फरीजा अंजाम देती हैं। लेकिन यहाँ बरतानिया में ज़्यादातर मस्जिदें इसके अलावा और भी बहुत कुछ करती हैं। रीजेंट्स पार्क की सेंट्रल मॉस्क या ईस्ट लंदन मॉस्क जैसी लंदन की बड़ी बड़ी मस्जिदें ही नहीं बल्कि गलियों महल्लों की लोकल कम्युनिटी मस्जिदें भी, जैसे कि लंदन के मशरक़ी मज़ाफ़ात में कायम ये मस्जिद, जहां मेनोपॉज पर ऑर्गेनाइज होने वाला ये तीसरा सेशन है जो डॉक्टर सुबूही ने ऑर्गेनाइज किया है। तो मैंने सोचा कि कहीं औरतों को इनवाइट करें। अब मस्जिद का तो पहले सच बताओ तो नहीं था आइडिया मैंने कहा मस्जिद में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा कि देखो मेरा इंटेंशन क्या है, औरतों को मैं चाहती थी एक सेफ जगह दूं जहां वो अपना शेयर कर सकें। ये एक लोकल कम्युनिटी मस्जिद है और यहाँ आप ज़ाहिर है नमाज पढ़ने के लिए, अरबी और कुरान की तालीम के लिए तो आ ही सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑर्गेनाइज होने वाले हाइक्स, बाइकिंग ग्रुप, फुटबॉल और टेबल टेनिस में भी शिरकत कर सकते हैं। और अगर आप दिन में घर में अकेले हैं और तन्हा महसूस कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन आप यहाँ चाय एंड चैट के लिए भी आ सकते हैं। तो कोविड के दौरान मैंने देखा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई ऐसी कोई चीज़ ना की जाए कि बुजुर्गों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पहले ग्रुप शुरू किया 3 साल पहले। 60 to 80 आदमी इधर आने लगे और अक्सरियत वो थी लेडीज़ की थी अक्सरियत, और अल्हम्दुलिल्लाह आती थी, इतनी खुश होती थी। मैं जब से ये खुला फर्स्ट सेशन से मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ से 10 मील दूर रहती हूँ, लेकिन मैं आती हूँ क्योंकि मेंटली मेरे लिए अच्छा है, अच्छी दोस्त बन गई है मेरी। चाय की चाय, चैट की चैट और वर्कआउट का वर्कआउट, सब आपकी लोकल मस्जिद में। Let's go, you can do it with the carpet. वरना दिस जगह, remember, engage your toes. तो एक मस्जिद में इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? हमारी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होती है कि ऑब्वियसली 5 वक्त नमाजें, तरावीह, रमज़ान की इंतज़ाम, ईद की नमाज, वो तो मस्जिद सब करते हैं, पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वाइडर कम्युनिटी के लिए हेल्प करें। ज़्यादा कम्युनिटी या अपनी मुसलमान की कम्युनिटी, जो और भी कम्युनिटी है, मस्जिद की आए, समझे मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद क्या करती है। सो कोहेजन हो जाती है कम्युनिटी की, मस्जिद फिर लोग ज़्यादा आते हैं। एक ऐसी जगह है जहां मकामी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो अक्सर अपने आबाई इलाकों से दूर यहाँ लंदन में बेस्ड हैं, उन्हें कनेक्शन और कम्युनिटी का एक एहसास मिलता है। और इसकी शायद एक वजह ये भी है कि अपने आबाई मुआशरों से दूर रहने वालों के पास वो ऑर्गेनिक कनेक्शंस नहीं होते जो अपने ममालिक में उनके पास मौजूद होते हैं, और इस तरह की जो लोकल मस्जिदें होती हैं वो इसी खिला को पूरा करने का काम करती हैं। और इराक के एक शख्स को पंछियों से प्यार है और इन्हीं की बदौलत अब उनकी कमाई भी होने लगी है। मुश्ताक तालिब ने एक छोटा सा गार्डन बनाया और फिर यहाँ देखते ही देखते बहुत सारे पंछी आने लगे। यहाँ उनकी ब्रीडिंग भी हुई और ऐसे बर्ड्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लग गई जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। अब इन्हें देखने और इनका संगीत सुनने के लिए बहुत से लोग इस पार्क में खिंचे चले आते हैं और इसी से तालिब की आमदनी भी बढ़ने लगी है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।